स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस 13वां चैप्टर से 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13 से 18 तक जितना भी क्वेश्चन है सभी चैप्टर का एमसीक्यू इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि 12 तक चैप्टर वाइज बता दिए हैं, 13 से 18 तक छूटा हुआ है। कल ही एग्जाम है तो अभी रात में ही देख लीजिए इसको, इसी से क्वेश्चन आएगा। और जो भी 12 चैप्टर पढ़ा चुके हैं उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये एक वीडियो, ठीक है, और हिंदी बचा हुआ हिंदी का भी वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है? संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक से ये क्वेश्चन। तो निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है? तो रेशम और ऊन ये प्राकृतिक रेशा है, बाकी ये सब संश्लेषित रेशा है। पैराशूट बनाने के लिए किस रेशे का उपयोग होता है? तो नाइलॉन का उपयोग होता है पैराशूट में, नाइलॉन याद रखिएगा। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो ये थर्मोप्लास्टिक है। कैसा है? थर्मोप्लास्टिक। सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या है? तो कागज। कागज सेल्यूलोज का शुद्ध रूप होता है। 4R में R का क्या मतलब है? तो R का मतलब है कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः प्राप्त करना, है ना। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला है रुई है। रुई क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है, ये प्राकृतिक है। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो सेल्यूलोज ये प्राकृतिक बहुलक है, पेड़ पौधा होता है। उच्च अनुभार वाले बहुलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? उच्च अनुभार वाले बहुलक को ही प्लास्टिक कहते हैं। निम्नांकित में संश्लेषित रेशा कौन है? तो पॉलिस्टर संश्लेषित रेशा है। निम्नांकित में उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है? उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है। अगला है निम्नांकित में उष्मा सुघटाय प्लास्टिक कौन है? तो पॉलीथीन उष्मा सुघटाय प्लास्टिक है, याद रखिएगा। उष्मा सुघटाय प्लास्टिक, पॉलीथीन और उष्मा दृढ़ में बेकेलाइट। वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं? तो लकड़ी की जगह प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। रेयोन का एक रेशा है, रेयोन एक रेशा है, संश्लेषित रेशा है। टेफ्लॉन एक क्या है? तो ये एक प्लास्टिक का रूप है, प्लास्टिक है ना। बेकेलाइट क्या है? तो ये भी एक प्लास्टिक है। पॉलिस्टर एक क्या है? कैसा तंतु है? तो संश्लेषित तंतु है। मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, नाइलॉन है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है उसको जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है? तो एक्रिलिक नाम है कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम। निम्नांकित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है? तो पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट ये संश्लेषित पदार्थ है। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। उपयोग कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रित करना, पुनः प्राप्त करना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 4R का फुल फॉर्म। ध्वनि चैप्टर में आते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है, हर्ज है ना, HZ से लिखते हैं। ध्वनि संचरित हो सकता है यानी चल सकता है, तो ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकता है, तो ठोस द्रव गैस तीनों चौथा ऑप्शन सही है। इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो छोटे बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है ना, चाय 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 बोलते देखते हैं ना। वयस्क पुरुष के वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? वयस्क पुरुष की वाक तंतु की लंबाई 20 mm होता है, 20 मिलीमीटर। महिला की वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? 15 mm होता है महिला की, इसलिए इसकी आवाज़, महिलाओं की आवाज़ पतली होती है। यदि कोई वस्तु 1 सेकेंड में 30 पूर्ण कंपन करती है तो आवृत्ति कितना होगा? तो 30 हर्ज हो जाएगा, 30 हर्ज आवृत्ति। मानव के कान के लिए श्रव्यता प्रसार क्या है? तो श्रव्यता यानी सुन सकता है मानव कान कितना आवाज़ को, तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति की आवाज़ को सुन सकता है। अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो शोर कहते हैं, शोरगुल है ना, हल्ला हंगामा। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है S। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है? तो आयाम पर निर्भर करता है, आयाम ज़्यादा रहेगा तो प्रबलता ज़्यादा होगा, ठीक है। अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होता है वो 20 हर्ज से कम होता है। और पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति पूछे तो 20,000 से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 से अधिक होता है, ठीक है। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो 1 सेकंड में जितना कंपन हो रहा है उसी का आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति याद रखिएगा। कंपन का आयाम ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है आयाम का ऐसा मात्रक। हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो कंपन के कारण हमें कोई वस्तु सुनाई देती है। 15वां चैप्टर में आते हैं प्राकृतिक परिघटनाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में से किसे रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? तो तांबे की छड़ को रगड़कर आवेशित नहीं किया जा सकता, बाकी को किया जा सकता आवेशित। आवेश कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है धन आवेश, एक ऋण आवेश।
विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, तो विपरीत एगो धन एवं ऋण रहे यानी प्लस माइनस रहे तो आकर्षण होता है, और अगर सेम आवेश रहे तो रिपल्सन होता है यानी कि प्रतिकर्षण होता है। ठीक है। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है धन आवेश। समान आवेशों के बीच क्या होता है, तो अभी बताएं प्रतिकर्षण होता है, माने दूर भागता है। प्लस प्लस रहे तो दूर भागेगा, माइनस माइनस रहे तो दूर भागेगा, लेकिन प्लस माइनस रहे तो बजराना चाहेगा, है ना, आपस में टकराना चाहेगा। आकाश विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है, तो तड़ित कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है, तो भूकंप लेखी द्वारा अभिलेखित किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को रिक्टर पैमाना कहते हैं। ठीक है, रिक्टर पैमाना, है ना। पृथ्वी में के भूपटल पर कंपन क्या कहलाता है, तो वही भूकंप कहलाता है। कौन प्राकृतिक परिघटना नहीं है, भूकंप प्रकृति है, चक्रवात भी है, तड़ित भी है। भूसंपर्क ये प्रकृति के नहीं है। आकाश विद्युत विसर्जन को क्या कहते हैं, तो तड़ित कहते हैं उसी को, है ना। आकाश में जो विद्युत विसर्जन होता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल को क्या कहते हैं, तो स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होता है उसको वो क्या है, तो तड़ित है। झारखंड में सबसे ज़्यादा तड़ित होता है, बाकी भूकंप चक्रवाती सब कुछ नहीं, बस तड़ित झांझा से ज़्यादा नुकसान होता है झारखंड में। तड़ित यानी बिजली गिरना से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए, तो ऊंचे वृक्ष के नीचे शरण लेना, गलत बात। ज़मीन पर लेट जाना, ट्रैक्टर के पास जाना, ये सब गलत है। खुली जगह में घुटनों के बल सिमट कर सिर को हाथों के बीच रखकर बैठना चाहिए, ये चौथा ऑप्शन सही है। निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है बोला है। ठीक है, तो समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता बोल रहे थे, गलत बात है। समान रहने से भागता है दूर, है ना, आकर्षित नहीं करता। विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की जो धातु का पट्टी लगाई जाती है वो क्या है, तो विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, यानी वही तड़ित झांझा से बचने के लिए लगाया जाता है। 16वां चैप्टर में आते हैं वायु एवं जल प्रदूषण। द्वितीयक प्रदूषक क्या है, द्वितीय प्रदूषक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये द्वितीयक प्रदूषक है। एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है, तो ठोस कण और तरल कण का बादल है, यानी पहला दूसरा दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन लगाने का। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गर्मी बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, पहला दूसरा दोनों सही। पर्यावरण का अजैविक कारक है वायु, जिसमें जान नहीं है, बाकी मनुष्य पेड़ पौधा पक्षी में जान है। अजैव यानी जान नहीं है जिसमें, है ना। वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर भी पड़ता है, वृक्ष पर भी पड़ता है, भवन पर भी, तो सभी सही हो जाएगा। ठीक है। विश्व तापन का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। विश्व में गर्मी जो बढ़ रहा है उसका कारण, मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा है। अम्ल वर्षा का प्रमुख अवयव है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तो पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। किसके कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। DDT क्या है, तो एक कीटनाशी है, कीटनाशी दवा है। सीमेंट के उत्पादक में कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्लियर है। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा गैस लाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, 78% है। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है, प्राथमिक प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नांकित में कौन सा पौधाघर गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधाघर गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन नहीं है। हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो प्रदूषक कहलाते हैं, प्रदूषक है। हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है, नाइट्रोजन। नहीं, विषैली गैस नाइट्रोजन थोड़ी है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें गलत दिया हो, कार्बन मोनोऑक्साइड सही आंसर है इसका। झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाइड नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जा रहा है, जहरीला हो जा रहा है, आर्सेनिक से। भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो गंगा नदी। झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है, जमशेदपुर में है। पौधों एवं जंतुओं के संरक्षण से क्वेश्चन में आते हैं 17वां चैप्टर। प्राकृतिक आवास एवं वन्य प्राणी के संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया कब, 72-73 में, 1972-73 में। भारत
में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो 77 है। संकटापन्न स्पीसीज कौन है? बाघ, जो संकटापन्न है, खत्म होने के कगार पर है। वनोन्मूलन का कारण क्या है? तो भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, सब है वनोन्मूलन का कारण, यानी जंगल कटाई का कारण। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 19 गो है, 19। भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या 421 है, 421, ठीक है, 421। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस राज्य में है? झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो पलामू में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। दलमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में है दलमा। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ है? किस जिले में है? तो रांची में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो रांची में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड के किस जिले में? रांची में है, लेकिन एको गो मगरमच्छ नहीं, वहाँ खंडहर बना हुआ है। फिलहाल ही गए थे ना, याद करवा रहा है कुछ, वहाँ काम नहीं है, खंडहर है। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपनी प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? अभयारण्य। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसको संकटापन्न जंतु कहते हैं। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? लातेहार में। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं। वनोन्मूलन के अस्थायी हल क्या है? तो पुनर्रोपण है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, यही अस्थायी हल इसका है। सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है? तो 50%। जितना वर्षा होनी चाहिए उसका आधा वर्षा हुआ तो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। भूमिगत ईंधन, लास्ट चैप्टर 18वां चैप्टर में आता है क्वेश्चन। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ कौन है? गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम। कोयला को बनने में समय लगता है, लाखों वर्ष लगा है ना। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? तो बिटुमिन है ना, अलकतरा जिसको बोलते हैं, बिटुमिन। निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। निम्न में कौन अक्षय प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म नहीं हो सकता? वायु है। काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को, है ना, पेट्रोलियम को। कोयले के भंजक श्रवण का उत्पादन कोक कहलाता है, कोक। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जीवाश्म ईंधन का जलना खाली स्थान का प्रदूषण कारक है, तो वायु प्रदूषण करता है। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला है, मैंने खत्म होने वाला है? तो नहीं है, क्षय होने वाला नहीं है, तो वायु क्षय होने वाला नहीं है। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है कौन? LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी है, लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। बकिया, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब है जीवाश्म ईंधन। कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं? प्राकृतिक संसाधन कपड़ा नहीं है, कपड़ा मानव निर्मित है। बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे? तो CNG का चयन करेंगे, CNG में प्रदूषण कम होता है, ठीक है। तो ये सब पूरा चैप्टर खत्म। देख लीजिए पूरा वीडियो को बढ़िया से घुरा के देख लीजिएगा, और जो भी चैप्टर में दिक्कत है साइंस में देख लीजिएगा, सारा चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। बाकी सारा सब्जेक्ट अपलोड कर दिए, हिंदी बचा हुआ है, हिंदी अभी अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।